थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। थैंक यू मैम। और मैं डॉक्टर हिमानी नरूला हूँ। मैं एक डेवलपमेंटल बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हूँ जो कि स्पेशलाइज करती हैं इन मैनेजिंग चिल्ड्रन विद एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंटल डिले, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जैसे ऑटिज्म, एडीएचडी, लर्निंग डिफ़िकल्टी, स्पीच डिलेज, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज या कोई सिंड्रोम है जिसके अंदर बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेज हैं। सो ऐसे कई सारी जो कंडीशंस होती हैं उसमें हम स्पेशलाइज़ करते हैं और पेरेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करना, कौन सी थेरेपी करना, ओके मैम। उस सब के अराउंड वी स्पेशलाइज। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो मैम मेरा आज आपका इस पॉडकास्ट के अंदर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑटिज़म के ऊपर। तो मैम मैं सेकंड बात करना चाहता हूँ एडीएचडी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि ऑटिज़म एंड एडीएचडी में क्या डिफरेंस है। क्योंकि कई थेरेपिस्ट या कई साइकोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि ऑटिज़म और एडीएचडी सेम कैटेगरी के अंदर आते हैं, पर धीरे धीरे इसका जो ऑटिज़म का कह सकते हो इफ़ेक्ट है वो कम नहीं होता, पर एडीएचडी का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। मैम ये एक बहुत बड़ा मिथ है और बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। मैम प्लीज़ आप इसको क्लियर कीजिए। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट पेरेंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ऑटिज्म और एडीएचडी ये दोनों न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। अब ऑटिज्म के अंदर जो कोर सिम्टम्स होते हैं प्रॉब्लम के, वो होते हैं सॉरी, सोशल कम्युनिकेशन डिलेस। ठीक है, मतलब बच्चे सोशलाइज नहीं कर पाते, अपनी बात दूसरों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और एडीएचडी के कोर सिम्टम्स क्या है? इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। इनअटेंशन मीन्स फोकस नहीं कर पाते, हाइपर एक्टिविटी मीन्स के दे आर ऑलवेज ऑन द गो, कूदते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, थोड़े डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। इम्पल्सिविटी मीन्स बिना सोचे समझे एक्शन ले लेना। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि ऑटिज्म का बच्चा भी हाइपर एक्टिव हो सकता है, पर ऑटिज्म के अंदर बच्चे का कम्युनिकेशन डिले है, सोशलाइज नहीं कर रहा है, वो हमारे मेन कोर सिम्टम्स हैं। बल्कि एडीएचडी का बच्चा टू सम एक्सटेंट सोशलाइज करता है, उनका कम्युनिकेशन हो सकता है, दे कैन बी वर्बल, दे कैन बी वर्बली कम्युनिकेटिंग। थोड़ा थोड़ा रेपिटेटिव स्पीच एडीएचडी में हो सकता है, पर ऑटिज्म में रेपिटेटिवनेस ज़्यादा होती है, वो चीज़ों को समझते भी नहीं हैं। एडीएचडी का बच्चा फिर समझ जाता है चीज़ों को। आप उसको बोलोगे नो नहीं करना है तो द चाइल्ड विल स्टॉप, द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड। इन ऑटिज्म द चाइल्ड इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज़ वाई जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, ग्रो अप करते हैं, एडीएचडी विद एज हाइपर एक्टिविटी कम होने लग जाती है और बच्चा जो है वो धीरे धीरे जो उनका इनअटेंशन है, इम्पल्सिविटी, वो ज़्यादा मेजर चंक रह जाता है प्रॉब्लम का एज दे ग्रो अप इनटू टीन्स एंड देन अडल्ट्स। बट ऑटिज्म के अंदर सोशल कम्युनिकेशन डिलेज परसिस्ट कर सकते हैं, उसके साथ में अदर सिम्टम्स होते हैं, फिक्सेशंस, रेपिटेटिवनेस, सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज, ये सब का वो कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से ऑटिज्म विद एडीएचडी का डायग्नोसिस भी बनाया जाता है, जहाँ दोनों के सिम्टम्स एक बच्चे के अंदर मौजूद होते हैं। तो उसके हिसाब से हम बच्चे का मैनेजमेंट प्लान करते हैं। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि दोनों डिसऑर्डर प्रेजेंट हो सकते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा आप और इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि दोनों डिसऑर्डर कैसे प्रेजेंट रह सकते हैं। सी, एक ऑटिज्म का बच्चा जिसमें मेजर सोशल कम्युनिकेशन डिले है, बहुत सारे रेपिटेटिवनेस है, मतलब आप जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज फॉलो करते हैं DSM-5 के, वो जस्टिफाई हो रहे हैं। सोशल कम्युनिकेशन डिले है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स है, फिक्सेशंस है, पैटर्न्स बनाता है बच्चा, साथ में सेंसरी इश्यूज भी हैं। और यही बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, ओवर द काउंटर भागता है, दौड़ता है, और फोकस अटेंशन बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो थोड़ा इम्पल्सिव भी है साथ में। सो दोनों के जस्टिफाई हो रहे हैं जहाँ DSM क्राइटेरियाज इन वन चाइल्ड, देयर वी विल कॉल इट एज ऑटिज्म विद ADHD। वेयर एज जहाँ हम सिर्फ ADHD के क्राइटेरियाज जस्टिफाई कर रहे हैं, वहाँ इतना सोशल कम्युनिकेशन डिले नहीं होगा ADHD के बच्चे में। वहाँ पे दे विल ओनली बी हाइपर एक्टिव, इनअटेंटिव और इम्पल्सिव। ज़्यादातर कंप्लेंट्स ये होती हैं कि बच्चा बैठ नहीं रहा है क्लास में, भागता रहता है, और टीचर जो इंस्ट्रक्शन देती है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। मेजर चैलेंज होता है एग्जीक्यूटिव स्किल का, एग्जीक्यूशन का, अंडरस्टैंडिंग का चैलेंज नहीं है, कम्युनिकेशन का चैलेंज नहीं है इतना जितना एग्जीक्यूशन का है, बिकॉज ऑफ लेस अटेंशन,
एंड लेस फोकस एंड इम्पल्सिवनेस. इम्पल्सिवनेस मीन्स जल्दी जल्दी करना है बस, बिना सोचे समझे कि इसका आउटकम क्या होगा. हाथ में कुछ आया तो फेंक दिया विदाउट थिंकिंग कि ये लग जाएगी किसी को, और बाद में अगर लगती है या कुछ होता है तो दे आर apologetic also many a times, but then they again end up doing the same thing. राइट. इसलिए थैंक यू मैम. जैसे मैम आपने एक क्वेश्चन बोला कि जब बच्चा थ्रो कर देता है, कई बार वो इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो सकता है कि वो हिट भी कर सकता है, तो सेल्फ हार्म भी रहता है मैम उसके साथ साथ. सो ऑटिज्म में सेल्फ हार्म हो सकता है, ADHD में सेल्फ हार्म नहीं होता है जनरली. Even in autism, sometimes there will be self harm, not necessary. It is not a mandatory symptom. It is a behavior generally जो secondarily आता है. अगर बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा है और पेरेंट समझ नहीं पा रहा है, और out of frustration the child may land up into hitting other person or hitting themselves. ठीक है. ठीक है मैम. जैसे कि ADHD के साथ कंडक्ट प्लस ODD के कुछ डिसऑर्डर के सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि थ्रो करना, हार्म करना कभी कभी, या शरारत बहुत ज़्यादा करना. तो पेरेंट्स का बड़ा मिथ रहता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर है या ODD है या ADHD है. ये कंफ्यूज रहते हैं इन तीनों डिसऑर्डर्स के. सी ADHD के सिम्टम्स अर्ली चाइल्डहुड में आ रहे हैं. आपने उनको ट्रीट नहीं किया, आपने कॉन्स्टेंटली बच्चे को डांटा कि आप ये मत करो, ऐसे मत करो, नहीं, या कभी कभी पेरेंट्स लगा भी देते हैं, है ना. तो वो सीक्वेंस बनता जा रहा है. अब धीरे धीरे द चाइल्ड हैज़ बिकम डिफाइंट. ODD इज डिफायंस, मीन्स कहना नहीं मानना, आप चाहे जो मर्जी कर लो. दे आर बिकमिंग स्टबन. उसके भी फिर आगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं. अगर वो जस्टिफाई होता है और 6 महीने से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सिम्टम्स, डिफरेंट ओकेजन्स में, सिचुएशंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप ODD बोलते हैं. जनरली ODD एंड कॉन्डक्ट आर सीक्वली ऑफ ADHD. ज़रूरी नहीं है हर बच्चा जो ADHD का उसमें कंडक्ट इश्यूज हो या ODD हो. सो ODD इज़ डिफायंस. नाउ अगर आपने डिफाइंड बच्चे को भी मैनेज नहीं किया, ना बिहेवियर काउंसलिंग किया, ना मेडिकल मैनेजमेंट किया, ना पेरेंट काउंसलिंग किया, आगे वो कंटिन्यू होता ही जा रहा है, फिर एक समय के बाद आके वो बच्चा जो है वो कॉन्डक्ट इश्यूज़ में आ जाता है. गाली गलौज करेगा, मारेगा अननेसेसरीली, बिकॉज उसको अब अपने आप को सस्टेन करने के लिए एनवायरनमेंट में जहाँ ऑलरेडी एवरीबडी फील्स दैट दिस चाइल्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, या ये इंडिविजुअल बहुत अग्रेसिव है, या ये ठीक नहीं है, या हमेशा गलत बोलता है, या नॉटीनेस का एक लेबल जो लग जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे कॉन्डक्ट की तरफ जाते हैं. इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ADHD इन अर्ली चाइल्डहुड, start treating them early, guide the parents on parenting skills in children with ADHD so that we can prevent them from going into ODD and conduct issues later on. So it's a lifespan approach. Thank you मैम. मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पेरेंट्स का ना बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ये रहता है, क्या ADHD एज के हिसाब से कम होता है? क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स ये प्रूव करते हैं कि ADHD बढ़ती एज के साथ साथ कम होता रहता है. मैम इसके बारे में क्लियर कीजिए प्लीज. या सो देखिए, जनरली जो परसेंटेज भी अगर हम देखें, प्रेवलेंस देखें ADHD का, सो जो अर्ली 4 to 6 years में प्रेवलेंस इज नोन टू बी बिटवीन 11 to 15%, बट बाय द टाइम दे बिकम एडल्ट्स it's only 2%. So that means somewhere there is an change happening, an improvement happening for individuals on ADHD. So जब start होता है तो वो 11 से 15% तक बच्चे ADHD में होते हैं. अब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, फिजिकली ग्रो करते हैं, तो हाइपर एक्टिविटी वाला एलिमेंट कम हो जाता है. What remains is inattention and impulsivity. So वो आपके persist कर सकते हैं into मिडिल स्कूल ईयर्स एंड इनटू टीनेज, बट अगर आप उनको प्रॉपरली मेडिकली मैनेज कर लेते हो अर्ली ईयर्स में, तो बच्चे डीलेज में नहीं जाते, इम्पेयरमेंट में नहीं जाते, उनके एग्जीक्यूटिव स्किल्स जो डीले हो रहे हैं वो डीले नहीं होते. एज अ रिजल्ट द चाइल्ड मे आउटग्रो देयर सिम्टम्स ग्रेजुअली, एंड लाइफस्टाइल अप्रोच रखनी पड़ती है. ठीक है मैम. ठीक है मैम. उसके साथ ऐसा हो सकता है कि करियर में भी थोड़ी सी रुकावट आती हो बच्चे की जब ग्रो करता है, इनअटेंशन और इम्पल्सिविटी के जो 2 सिम्टम्स आपने बताए कि वो रहते हैं, तो उसके कारण क्या करियर में भी दिक्कतें आ सकती हैं बच्चों को?
बिल्कुल आती है। ज़्यादातर पेरेंट्स और टीचर्स जो होते हैं वो भेजते ही इसलिए हैं क्योंकि बच्चा एकेडमिकली डिले होना शुरू हो जाता है। एक तो ये होता है कि बहुत शरारती है, कहना नहीं मान रहा, और बहुत हाइपर एक्टिव है, तोड़-फोड़ करता है, क्लास में बैठ नहीं पाता, अटेंशन नहीं देता, भूल जाता है, या ओवर टॉकेटिव है, और दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती नहीं सस्टेन कर पाता, लड़ाई हो जाती है उसकी। और जब एकेडमिक्स का टाइम आता है तो ये अपना काम फिनिश नहीं कर पाता क्लास में, दूसरे बच्चों को भी परेशान करता है, उनको भी काम नहीं करने देता। तो ऑब्वियसली ग्रेजुअली इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग देयर एकेडमिक्स। अर्ली ईयर्स तक जनरली उनके एकेडमिक्स ठीक रहते हैं, बट जैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड्स आने लगते हैं, इतना फोकस नहीं रहता, जहाँ एकेडमिक लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, वहाँ पे जो बच्चा है वो फेस करने लग जाता है फिर एकेडमिक चैलेंजेस। इसीलिए आफ्टर 6 इयर्स ऑफ एज मेडिकल मैनेजमेंट का रोल आ जाता है। एंड ADHD इज़ one of the neurodevelopmental disorder, one, or you can say the only neurodevelopmental disorder जिसमें you have a medication to treat it, राइट। सो पेरेंट्स बहुत बार शाई आउट करते हैं मेडिकेशन से, पर अगर प्रॉपर डायग्नोस्टिक प्रोसेस फॉलो किया है, बच्चा ADHD में आ रहा है, उसको इम्पेयरमेंट्स हो रही है, तो अपने डॉक्टर से मेडिकल मैनेजमेंट ज़रूर डिस्कस करें। ज़रूर मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि ADHD के साथ साथ एंजाइटी एंड डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि मैंने अडल्ट में पढ़ा था थोड़ा सा कि अडल्ट अगर ADHD रहता है तो साथ में कुछ एंजाइटी के या सैडनेस के या लोनलीनेस के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत प्रेजेंट रहते हैं। तो थोड़ा सा मैम उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि अडल्ट हमारी जो ऑडियंस है इसके बारे में बहुत जानना चाहती है। Okay, so since I am a pediatrician, but yes, because the origin of all these symptoms starts in childhood, and when untreated, then they are constantly facing certain amount of revolt from the society कि ये तो बदमाश है, इसको तो पनिशमेंट मिल रही है क्लास में बार बार, ये क्लास के बाहर खड़ा कर देती है टीचर क्योंकि ये कहना नहीं मान रहा है। सो देर इज़ अ कॉन्स्टेंट दिस थिंग, बच्चे के ऊपर एक कांस्टेंट इन्फ्लुएंस है इन सब चीज़ों का, उसके मानसिकता पे, उसके मेंटल हेल्थ पे इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है, उसके सेल्फ एस्टीम पे, उसका कॉन्फिडेंस कम होने लग गया धीरे धीरे। तो और वो उसके कंट्रोल में भी नहीं है, उसका इनअटेंशन, उसका इम्पल्सिविटी, उसकी हाइपर एक्टिविटी उसके खुद के कंट्रोल में नहीं है कि वो क्यों, ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, it is out of his control. His neurotransmitters in brain are popping like this, right? So it is not the child's fault there, but the child is blamed for it again and again. So obviously जब आपकी कोई गलती ना हो और आपको बार बार उसी चीज़ के लिए डांट पड़े और पनिशमेंट मिले, तो एक समय के बाद आपको भी लगने लग जाएगा कि there is something wrong with me, या आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, है ना। सो जब इनको हम मैनेज नहीं करते, ट्रीट नहीं करते, पेरेंट काउंसलिंग नहीं होती है, पेरेंटिंग स्टाइल नहीं डिस्कस होता है, तो धीरे धीरे करके ये इनकी मेंटल हेल्थ पे असर करना लग जाता है। कुछ केसेस में बच्चे एंग्जाइटी में चले जाएंगे, एंग्शियस रहेंगे, और कुछ केसेस में उनका सेल्फ इस्टीम कम होता है तो विड्रॉन होने लग जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। सो ये सब सेकेंडरी आ रहे हैं, ये सब कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। जब भी आप एक बच्चे को या इंडिविजुअल को मैनेज करते हो तो आप सारे कोमॉर्बिडिटीज़ भी ट्रीट करते हो साथ में। यू कांट लीव द कोमॉर्बिडिटीज़, अदरवाइज योर प्राइम डायग्नोसिस जो है वो उसके साथ कोमॉर्बिडिटी मैनेज करना ज़रूरी है। क्या मैम ADHD के लिए थेरेपी इम्पॉर्टेंट है या मेडिसिन से भी, जैसे आपने पहले बोला कि मेडिसिन ज़रूरी है कि उससे हम ट्रीटेबल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ओके, थेरेपी कंटिन्यूसली रहनी चाहिए थेरेपी के अंदर? सी अब हमारे को ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है क्योंकि एज़ पर प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस, जो स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस होती हैं, जो कंसेंसस स्टेटमेंट होती है मैनेज करने की, वो हम लोगों के पीडियाट्रिक्स में हम फॉलो करते हैं, जब बहुत सारे स्पेशलिस्ट इकट्ठे बैठ के कंसेंसस गाइडलाइंस बनाते हैं बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस के क्या बेनिफिशियल है। सो उसके मुताबिक इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो कंसेंसस गाइडलाइन है उसके हिसाब से 6 साल के नीचे का बच्चा अगर है जिसको आप ADHD के डायग्नोसिस में आ रहा है, तो वहाँ आप उनको थेरेपी करेंगे। योर मेन स्ट्रे ऑफ मैनेजमेंट विल बी थेरेपी which will include occupational therapy if the child has any speech language issues, तो speech language therapy, and behavioral therapy to help the child with behavioral, plus parent education, parent counseling, teaching parents
the behavioral strategies that they need to follow at home. ओके मैम, ओके। As soon as the child is above 6 years, क्यों? क्योंकि वहाँ अब academic ऐड हो जा रहा है, राइट, academic challenges आने लग जाएंगे, राइट, एग्जीक्यूटिव स्किल्स में डिलेज के कारण डिले होने लग जाएगा बिल्कुल मैम, बच्चा, बिल्कुल, तो वहाँ पे और प्लस एज के हिसाब से मेडिकल मैनेजमेंट आ जाता है. सो देन आफ्टर 6 years of age 70-80% of the management is medical management and 30%, 20 to 30% of the management becomes therapy. ओके, सो दोनों का कॉम्बिनेशन है. ठीक है। थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि आप पेरेंट्स को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो मैम मेरे पेरेंट्स का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एडीएचडी और ऑटिज़्म वाले बच्चों के लिए एक डाइट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है ना? पेरेंट्स बच्चों को जो फूड प्रोवाइड करते हैं, वो ज़्यादातर पैक्ड फूड रहता है, बाहर वाली चीज़ें रहती हैं, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे चॉकलेट, बिस्किट, ये चीज़ें रहती हैं। तो मैम प्लीज़ आप गाइड कीजिए कि बच्चों को कौन सा फूड प्रोवाइड किया जाए, ताकि बच्चों की जो हाइपर एक्टिविटी है या कुछ ऐसे सिम्टम जो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं या पेरेंट्स के लिए भी बहुत दिक्कत करते हैं, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके? राइट. सो सबसे पहले ये जानना है कि शुगर का इंटेक बंद करना है ओके मैम, फॉर अ चाइल्ड हुज ऑलरेडी हाइपर एक्टिव, ओके, बिकॉज शुगर जो है वो सडन पीक्स देता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज करता है, हमारे ब्रेन के अंदर अगेन शुगर लेवल का स्पर्ट आता है, बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, और फिर जब वो स्पर्ट एकदम डिक्लाइन होता है, बिकॉज जब हम शुगर खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करता है और एकदम से नीचे आता है. सो वो जब नीचे आता है तब भी बच्चा रेस्टलेस होता है. बिल्कुल, तो बोथ सिचुएशंस पे शुगर का नहीं देना हमें इंटेक, ओके मैम, बिल्कुल भी. आप कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स दे सकते हो, ऐसा नहीं हम बोल रहे कि उसको स्टार्च होता है, जैसे स्वीट पोटैटोज हो गए, पोटैटोज हो गए, राइस हो गया, ये सब खा सकते हैं, ओके पर मैम, मीठा शुगर, एडिड शुगर या चॉकलेट्स या कैंडीज या जेम्स, ये सब Right. चीज़ें नहीं देनी है जो Okay. स्वीट है. ओके, सेकेंड है, जितना भी आर्टिफिशियल कलर्ड और फ्लेवर्ड फूड है या पैक्ड फूड है जिसमें एडिशनल सॉल्ट है या कोई कलर है, वो वाला फूड आइटम्स भी आर नोन टू बी हार्मफुल इन चिल्ड्रन टिपिकली ऑल्सो. ओके मैम, सो दे कैन एग्रेवेट द सिम्टम्स, सो वो भी अवॉइड करना है. ओके, अब बचा घर का खाना, फैमिली पॉट फीडिंग, जिसमें घर में दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट, ये सब चीज़ें जो नॉर्मली घर में बनती हैं, फ्रेश होती हैं, वो खाना बच्चे को देना है रेगुलर, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है मैम, ठीक है. ठीक है, अब बहुत बार इश्यूज आते हैं, जैसे आपने कहा कि बच्चा तो खाता ही नहीं जी कुछ और, बिल्कुल, तो हमें देना पड़ता है. अब वो भूखा थोड़ी रहेगा, उसे कुछ ना कुछ तो देंगे. तो बिल्कुल, और बहुत बार पेरेंट्स का ये होता है, हम तो डी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल में कैसे अवॉइड करें, क्या करें, चिप्स का पैकेट हमें देना पड़ता है. राइट, सी अगर आप शुरू से ही आदत डालोगे उसको घर के खाने की, तो वो बाहर का नहीं खाएगा. प्लस पेरेंट्स को दूसरा रोल मॉडल करना होता है. आप खुद पेप्सी का कैन लेके खड़े हो और बच्चे को बोल रहे हो कि तुमको इसमें से एक भी ड्रॉप नहीं मिलेगा, दैट्स नॉट जस्टिफाइड. राइट मैम, ठीक है. सो 100% पेरेंट हैव टू रोल मॉडल ईटिंग हेल्दी इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड. बिल्कुल, अगर बच्चे को फ्रूटी माजा ऐसे सब ड्रिंक्स जो देते हो उसमें 10-10 20-20 चम्मच शुगर होती है. राइट, सो और कलर भी होता है, प्रेजर्वेटिव भी है, सबका कॉम्बिनेशन है. बिल्कुल, सो अगर आप नहीं पी रहे हो तो बच्चा भी नहीं एक्सपोज होगा. राइट, सो दे हैव टू स्ट्राइक दैट समवेयर कि हमें भी नहीं कंज्यूम करना है, बिकॉज इट्स जनरली हार्मफुल फॉर द बॉडी. राइट मैम, राइट, तो ये स्टेप्स बेसिक है. अगर लेते भी हैं बच्चों को, कभी रेयरली वंस इन अ वाइल देना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट शुड नॉट बी अ प्रैक्टिस. ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को समझ आ गया होगा कि पेरेंट्स के लिए सबसे पहले नंबर पे उनकी पेरेंटिंग है। पेरेंट्स को अपने आप के ऊपर सबसे पहले काम करना चाहिए, उसके बाद बच्चों के लिए काम करना चाहिए। तो पेरेंट्स की थेरेपी होना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैम के साथ कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैम एक न्यू टर्म आई है जो कि मैंने मेडिकल हेल्थ के अंदर पढ़ी थी, है ना? जैसे रिहैबिलिटेशन होती है वैसे हैबिलिटेशन भी एक टर्म आई है मैम। यस, क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हो? बिल्कुल. हैबिलिटेशन एक नया टर्म है जो अब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने अब भी टेकअप किया है और सभी पीडियाट्रिशियंस को ट्रेन कर रहे हैं अराउंड व्हाट इज़ हैबिलिटेशन. ओके, सो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, बिकॉज बहुत बार पेरेंट्स आते हैं हमारे पास एंड वी सी द चाइल्ड, वी से ओके जितना वो रिस्क में है, पर अभी डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज नहीं Right. जस्टिफाई किया या टू यंग है अभी, Right.
अभी हम डायग्नोसिस नहीं बना सकते या ऑटिज़म का लेवल नहीं दे सकते या ADHD के सिम्टम है, थोड़ा डिले हो रहा है उसके कारण, बट अभी डायग्नोस्टिक जोन में नहीं गया है या सो habilitation is to prevent disability, to prevent the child from going into disability or into impairments. So it's more preventive, proactive या primordial प्रिवेंशन, जहाँ आप थोड़ा सा भी अगर कुछ भी आइडेंटिफाई करते हैं तो उसी समय आप बच्चे को लेके आते हैं, तो पेरेंट्स को गाइडेंस मिलेगी। अगर थेरेपी चाहिए तो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन करेंगे ताकि बच्चा जो है वो वहीं अर्ली फेज में ही हैबिलिटेट हो जाए। अगर वो डिसेबिलिटी में जाएगा तो फिर रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको अनलर्न करके रीलर्न कराना पड़ रहा है, तो रिहैबिलिटेशन हो गया। बट हियर यू आर प्रिवेंटिंग द चाइल्ड फ्रॉम गोइंग, यू आर टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स, सो दैट इज हैबिलिटेशन। थैंक यू मैम। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था, मैं बहुत पूछना चाहता था आपसे। मेरे एक क्लाइंट थे जो कि न्यूजीलैंड के थे, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा मेरी क्लास के अंदर कि लुकोवरीन क्या सच में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को ठीक कर सकती है? मैम बहुत बड़ा मिथ है। मैंने, अगर आप रील्स को भी देखोगे तो बहुत सारी रील्स आ रही हैं, हर जगह पे लुकोवरीन 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 हुई पड़ी है। तो मैम न्यूजीलैंड में भी वो क्लाइंट के पास वो वीडियो कैसे पहुंची, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया और मैं वो आंसर उनको देना चाहता हूँ, पर अभी तक मैंने आंसर नहीं दिया। मैम प्लीज़ आप उसके बारे में मुझे बताइए। सो देखिए, ल्यूकोवरीन एक ड्रग है जो कि जिसका नाम है जिसके अंदर है फोलिनिक एसिड, ठीक है। अब फोलिनिक एसिड एक न्यूट्रिशनल एजेंट ही है एक तरीके से, इट्स अ विटामिन, राइट। सो जो उन्होंने कुछ रिसर्च की जिसके अंदर उन्होंने देखा कि फोलिक एसिड एंटीबॉडीज होती हैं जो कि जिसके कारण जो फोलेट का अपटेक होता है ब्रेन के अंदर, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन सेल के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फोलेट इज नॉट देयर। तो उसके अगेंस्ट टेस्ट भी करते हैं, फ्रैट टेस्ट, जिसमें आप एंटीबॉडी टेस्ट करते हो कि एंटीबॉडीज़ हैं जिसके कारण वो अवेलेबल नहीं है फॉर द ब्रेन सेल्स। सो जिन बच्चों में ये है कि बैरियर है, एंटीबॉडीज़ हैं या फोलेट ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, वहाँ पे आप फोलिनिक एसिड देते हैं जो कि इजीली चला जाए ब्रेन तक। उसके और भी फॉर्म्स आते हैं, सिर्फ फोलिनिक एसिड के फॉर्म में नहीं है, फोलेट के फॉर्म में भी आते हैं, मिथाइल फोलेट, टेट्रा क्वाड्रीफोलेट्स, वो B12 के कॉम्बिनेशंस में दिए जाते हैं, बिकॉज B12 देन कैरीज इट अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर टू मेक इट अवेलेबल। तो जिन बच्चों के अंदर, उन्होंने एक छोटा सा रिसर्च भी किया है जिसके अंदर 48 बच्चे लिए और उनके अंदर जब देखा कि ये फ्रैट टेस्ट पॉजिटिव है और उनको जब हमने फोलिनिक एसिड दिया तो उनके अंदर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स थी इन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दैट प्रमोटेड समवेयर कि अच्छा, इन बच्चों के अंदर जिनमें ये मेटाबॉलिक चैलेंज है वहाँ पे अगर हम देंगे तो हेल्प करेगा। और 60% उन्होंने बोला बच्चों में ये चैलेंज रहता है, ठीक है। सो अब ये फ्रैट टेस्ट भी कर सकते हैं पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स कराते हैं। इंडिया में ये हैदराबाद में किसी लैब में होता है टेस्ट, बट अगर नहीं भी करा पाते हैं तो जो न्यूट्रिशनल एजेंट है वो दिया जा सकता है along with there are various formulas which are available in India also, और उससे भी अच्छे formulas भी हैं, ल्यूकोवरीन से भी ज़्यादा अच्छे combinations हैं, तो वो दिए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द चाइल्ड, और अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस पेरेंट अग्री करते हैं कराने के लिए तो उसके बेसिस पे भी दिए जा सकते हैं। तो मैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स का भी ये क्वेश्चन था जो कॉलेज में स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं कि लुकोवरीन को जो FDA है ना, FDA मैम शायद है ना, जो अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अप्रूव्ड अभी तक नहीं किया, बच्चे पढ़ रहे थे रिसर्च के बारे में, जैसे आपने बोला कि पायलट स्टडी की गई है, वो पायलट स्टडी के बेसिस पे भी उन्होंने उसको अप्रूवल नहीं दी कि ऑटिज्म के लिए मेडिसिन है ना, कि आप अप्रूव्ड कर दो कि ऑटिज्म के लिए हेल्पफुल है। सी, एक अप्रूवल है कि आप हर बच्चे को दो, राइट, है ना, FDA अप्रूवल करते हो, आपके हर बच्चे को आप वो दे सकते हो, जो भी ऑटिज्म का बच्चा है। और इस सिचुएशन में एक तो सब्जेक्ट नंबर बहुत कम है रिसर्च का, सिर्फ 48 बच्चे हैं, ठीक है, और आपने ट्रायल नहीं रन किया अभी तक, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। सो द एविडेंस का जो रोबस्टनेस होती है, दैट इज आइदर यू हैव अ सिस्टमैटिक मेटा एनालिसिस और यू हैव अ
randomized control trial basis which you can say, okay, this particular thing is effective, is outcome are reliable. डबल जो कहते हैं ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, दोज आर आइडियल फॉर रोबस्टनेस ऑफ साइंटिफिक एविडेंस. सो उसके कारण अभी उन्होंने अप्रूवल्स नहीं दिए होंगे. दे विद दैट स्मॉल स्टडी ट्रिगर्ड समवेयर दैट वी नीड टू कंडक्ट अ लार्जर स्टडी to be able to establish that, okay, this is the medication which can be given to every child. Okay, ठीक है, थैंक यू मैम. मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक मैंने किसी कह सकते हो कि किसी सेंटर की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जो कि बच्चे की रिपोर्ट थी, ऑटिज्म की रिपोर्ट थी. तो उसके अंदर उन्होंने लास्ट में टेंटेटिव डायग्नोज किया हुआ था. एक होता है मैम टेंटेटिव डायग्नोज, एक प्रोविजनल डायग्नोज, एक डायग्नोज. तो मैम प्लीज़ इसके बारे में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि ये तीनों टर्म्स क्यों यूज़ की जाती हैं और क्या डिफरेंस रहता है इसके अंदर. See, there's nothing like tentative diagnosis, let me tell you. Okay. A child can be at risk Okay. and a child is in diagnosis. Okay. ठीक है, एक बच्चे को ऑटिज्म का रिस्क है Okay. और एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म डायग्नोस्ड है. Okay, ma'am. अब ये टेंटेटिव इतने सारे उसके आगे वर्ड नहीं लगाने की ज़रूरत, क्योंकि वो डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया. ठीक है, अगर आपने एक ऑब्जर्वेशन की है, आपको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं ऑटिज्म के बच्चे के अंदर, तो आप उसमें लिख दोगे रेड फ्लैग्स, हाई रिस्क ऑफ ऑटिज्म. Right, ma'am. ठीक है, यू कैन सी सम रेड फ्लैग्स ऑफ ऑटिज्म, Right. but you need to confirm the diagnosis through a standardized diagnostic evaluation process, Okay. which may require one or more observations of the child by an expert, behavioral या developmental pediatrician या pediatric neurologist या child psychologist या फिर child psychiatrist, जो लोगों को एक्सपीरियंस है, जिनको डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन है, उनका एक प्रॉपर बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए बच्चे का. और फिर साथ में कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे क्वेश्चनर्स हैं, जिसके बेसिस पे आप सिम्टम्स को रेट करते हो टू बी एबल टू आप वो सब्जेक्टिव डायग्नोसिस को ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि ये डायग्नोस्टिक्स बच्चा जो है वो उसमें क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं. Okay. Okay. ठीक है, सो ऐसा होता है. टेंटेटिव ऑटिज्म कुछ नहीं होता. Okay. हाँ, ठीक है. और प्रोविजनल मैम? प्रोविजनल भी नहीं होता है. प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है? ऑटिज्म तो वैसे ही बिहेवियरल डायग्नोसिस है. आपने कोई टेस्ट करके तो डायग्नोसिस बनाना नहीं कि अभी प्रोविजनल बनाया है और ब्लड टेस्ट करेंगे, इसके टेस्ट में ये आएगा, या एमआरआई करेंगे तो डायग्नोसिस कंफर्मेशन बन जाएगा. आप रिस्क में डालेंगे बच्चे. यू कैन ऑलवेज स्टेट दैट चाइल्ड हैज़ रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और चाइल्ड हैज़ सम सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, नीड more behavioral evaluation to be able to say confirmatively the diagnosis. You can make two evaluations, you can give intervention and you can see the response to intervention and then decide, then make another observation and then do the diagnostics. There's no rush कि आपने पहले इंस्टांस में, पहले विजिट में, पहले 15 मिनट में डायग्नोसिस बनाना है बच्चे का. ऐसा नहीं है. एक दिन बच्चा ज़्यादा इरिटेटेड है, एक दिन बच्चा बहुत खुश है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सो इट्स गुड टू टेक 2 or 3 ऑब्जर्वेशंस. थैंक यू मैम, थैंक यू.